Hello and welcome to Future Leaders Unplugged at TNN TV। ये एक पॉडकास्ट सीरीज़ है जिसके अंदर हम आप तक लेकर आ रहे हैं ऐसे नौजवान जो पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर अपने अपने सेक्टर्स में फील्ड्स के अंदर नुमायाँ कारनामे सरअंजाम दे रहे हैं और सोशल, फाइनेंशियल और दूसरी तरह के इम्पैक्ट लेकर आ रहे हैं। एंड इट इज़ माई एब्सोल्यूट प्लेजर टू इंट्रोड्यूस टू यू ऑल विद माई टुडेज गेस्ट मिस नेहा आवान। मिस नेहा आवान वकालत के शोबे में पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर नुमाया खिदमात सरअंजाम दे रही हैं। वो इस वक्त यूके में लॉ प्रैक्टिस कर रही हैं और उनकी प्रैक्टिस का मेन फोकस जो है वो इमिग्रेशन लॉ है। और इसके अलावा आपको बताता चलूँ कि वो बेहद कम उम्र में यानी 17 साल की उम्र में ही मज़ीद लॉ की पढ़ाई के लिए यूके चली गई थी। वहाँ उन्होंने अपना फाउंडेशन, उसके बाद लॉ और फिर LLM कंप्लीट किया। नेहा आवान ना सिर्फ ये कि वकालत के शोबे से वाबस्ता हैं बल्कि साथ ही साथ बहुत कम उम्र में ही उन्होंने एक्टिविज़म में भी हिस्सा लेना शुरू कर दिया था। 13 या 14 साल की उम्र में उन्होंने साथ की जो मेन कॉन्फ्रेंस होती है उसके अंदर पाकिस्तानी बच्चों की ऊपर होने वाले जो मज़ालिम हैं, वायलेंस है, उसके बारे में जाकर और गुफ्तगू की थी। और ये गुफ्तगू आम लोगों के सामने नहीं बल्कि सार्क ममालिक के बड़े बड़े वज़राए आज़म और दूसरे मंदूबीन के सामने थी, जिनके सामने उन्होंने पाकिस्तानी बच्चों का केस पेश किया। तो जी आइए अब बात करते हैं मिस नेहा आवान से। जी नेहा, तो सबसे पहले तो ये बताइए कि आपको इतनी जल्दी क्या थी कानूनदान बनने की, और उससे भी पहले आप एक्टिविज़म में कूद पड़ी। मतलब आपकी प्रोफाइल के मुताबिक आप 13-14 साल की उम्र के अंदर सार्क की कॉन्फ्रेंस, साउथ एशियन जो तंजीम है ताउन की, इलाकाई ताउन की, उसके अंदर आप जा रही हैं। वहाँ जाकर आप मिनिस्टर्स, एम्बेसडर्स, उनके सामने आप चाइल्ड वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन जैसे हार्ड टॉपिक के ऊपर आप बात कर रही हैं, पाकिस्तान का केस रख रही हैं। सो ये क्या था, मतलब इसमें आपकी सोच अपनी शामिल थी या कुछ और भी इसके अंदर वो थे फैक्टर्स? पहली बात तो ये कि मैं उस वक्त जब मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली थी तो आई वॉज़ वेरी यंग एट दैट टाइम। एंड ऑब्वियसली जब एक 13-14 ईयर्स का बच्चा होता है तो उसको इतनी ज़्यादा अवेयरनेस और नॉलेज नहीं होती। लेकिन नाउ व्हेन आई लुक बैक इन द टाइम व्हेन आई वाज गिवन द अपॉर्चुनिटी, इट इज़ अ बिग डील इवन नाउ। एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू माई पाकिस्तान। पहले तो ज़ाहिर है क्योंकि मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही थी, पाकिस्तान गवर्नमेंट, यूनिसेफ, सार्क एंड द मिनिस्ट्री। आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मुझे इतनी बहुत छोटी सी एज में ये अपॉर्चुनिटी मिली। एंड जहाँ तक आपकी बात है कि मुझे जल्दी क्या थी, तो आई वॉज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय माई डैड। एंड मुझे होता था कि मतलब यू नो रोल मॉडल। यस एग्जैक्टली, एंड आई वांटेड टू बी एग्जैक्टली लाइक हिम। एंड बच्चे यूजुअली अपने पेरेंट्स से प्रॉपर्टीज़, एसेट्स वगैरह इनहेरिट करते हैं, बट आई इनहेरिटेड माई डैड्स कॉन्फिडेंस एंड माई डैड्स want to help humanity and the vulnerable people in the society. And I think there was a drive from the start that I wanted to do something. और जब ये opportunity आई तो मैं I was up for the grabs, and मैंने बस फ़ौरन अपनी opportunity को grab किया, and I was there. And even when I gave a speech in front of all the SAARC countries ministers including Pakistan in Sri Lanka single-handedly, I wasn't given the, मतलब उस वक्त ऐसा नहीं था कि automatically I was given this opportunity. I had to fight for it. Among all of the children, I was like, no, I want to do this. And
yeah, they gave it to me very So gratefully. basically पूरा एक प्रोसेस उससे आपको भी गुजरना पड़ा, whether or not आपका लास्ट नेम क्या है? Absolutely, no, no. That I will say, no matter what last name I had, I have always had to work for it. I never got anything, you know, just automatically, just because of the name. And एक तरीके से मेरी पर्सनालिटी में भी मेरे फादर ने, मेरी मम्मा ने इस चीज़ को, मेरे सिबलिंग्स ने इस चीज़ को इनकॉर्पोरेट किया मेरे अंदर के it doesn't matter whose daughter you are, you need to work for it. And that's exactly what I did all my life up till now. Amazing. So ये particular जो experience था, taking the case of children's plight in Pakistan and presenting it in front of this amazing huge forum, इससे, इसकी तैयारी से क्या कुछ लॉ प्रैक्टिस के अंदर जाने के लिए, क्या वो जो इग्नाइट होती है एक चीज़ अंदर, यहाँ से आई थी या कोई और पिवटल मोमेंट था आपकी लाइफ में which pushed you towards law practice? So I wouldn't call this one particularly that drove me towards law, because ये थोड़ा humanitarian side पे था, and this drove me towards helping the vulnerables. And मतलब इससे मुझे ये था कि लॉ का तो मुझे मेरे दिमाग में हमेशा से था ही कि आई वांट टू बी अ लॉयर, बट दिस इज समथिंग दैट encouraged me to go in the legal aid, legal support sector. And this was something that kind of contributed me, like my efforts towards that pathway. And law के साथ human rights go hand in hand. And this was a factor that drove me towards that area of law. Okay. So tell me about your college education. Like जब आप law कर रहे थे London, I don't know how many times you went there before, but still out and about in a city where no one is there to back you up, might I use the word alien. So how was that like, and being a woman? So बहुत सारे hurdles आए, बहुत ऐसा कुछ हुआ कि जब मैं गई थी तो, and as you said कि मैं कितनी दफ़ा गई, मैं कभी भी लंदन नहीं गई थी पहले, and that was my very first time at the age of 17. And when I went there I was so young कि my dad had to accompany me for a few days, and I was literally, जैसे होता है ना एक बेबी अपने नेस्ट में से निकलता है, I was like that. And because all of my like years till I stayed here, my siblings and my parents have literally concealed me from everything, all the atrocities of life, all the outer world and like everything. And I was literally a baby coming out of my dad's home. And जब मैं गई थी तो मेरे लिए obviously everything was all glitter, you know, होता है ना आप बाहर कंट्री में जाते हैं तो बहुत चमकदार हर चीज़ दिख रही होती है. फिर when my dad left me after those few days, that is when life hit me. उससे पहले तक तो लाइफ ने हिट ही नहीं किया था ना, उससे पहले तक तो पापा मम्मा के घर पे थी, बट इट वाज वेरी हार्ड, बहुत सारे हर्डल्स आए, आई वाज लिटरली एन एलियन देयर. एंड उसके बाद सर एक होता है ना, एक वेट आपके सर पे होता है ऑलरेडी, क्या यू आर अ वुमन फर्स्ट ऑफ ऑल, देन यू आर अ पाकिस्तानी वुमन, एंड देन यू आर अ मुस्लिम वुमन. सो इतने सारे, देयर वाज अ लॉट ऑफ वेट ऑन माई शोल्डर्स, माई पेरेंट्स शोल्डर्स, बिकॉज देयर वर सो मेनी आइज लुकिंग एट मी स्पेसिफिकली कि यू नो हम देखते हैं क्या करेगी अब जाके. I mean, even in London. Absolutely, absolutely. और even in London and in Pakistan, my family, my extended family, obviously ये चीज़ होती है कि you know हम देखेंगे कभी इतनी छोटी सी बच्ची को भेज रहे हैं तो क्या होता है. So yeah, those kind of hurdles, and plus I'm a conventarian. मैंने 12 years convent school में पढ़ा है, St. Joseph Convent School, and हम लोग को यहाँ पे American English curriculum पढ़ाया जाता है. ब्रिटिश इंग्लिश को समझना भी थोड़ा सा मुश्किल है. तो वो that was one factor as well. But alhamdulillah, time went by and everything flew. Great. So particularly वहाँ जो लीगल सिस्टम है, लीगल एजुकेशन का जो सिस्टम है यूके के अंदर,
Is it welcoming for international students, especially from students from the Indian continent? Yes, I would say 100%. London is a very multicultural city, and even the UK, the whole of it, बहुत students हैं. पाकिस्तान साइड से Indians, Bangladeshis, Nepalese, even outer Europeans, Africans, बहुत सारे students हैं. And the best part about student life in the UK is that you get such a diverse environment at your study place that आपको ऐसा लगता है कि these are my people. You're not confined to your own community. कि अगर मैं पाकिस्तानी हूँ तो बस मैं पाकिस्तानीज़ में ही रहूँ. आपको दिल चाहता है कि आप और भी एथनिसिटीज़ के लोगों को एक्सप्लोर करें, आप उनके साथ बैठें, आप उनके साथ टाइम स्पेंड करें. They're very nice people. And yes, they were very welcoming. I think, yes, it was very easy in that sense for me to adjust. Yes, adjust. Great. So, आपने अब वहाँ पे प्रैक्टिस भी शुरू कर दी है. 2020 से, if I'm not mistaken, you're working there as a lawyer? Earlier than that, but earlier than that. जैसे full-fledged में practice 2020 से शुरू थी. 2020 से. So, उसके बारे में कुछ बताइए, मतलब what do you practice in, what's your field, and maybe some case study that you want to share that you think is could be a learning for our viewers. So पहले तो ये है कि जब आप स्टडी लाइफ से अपनी प्रोफेशनल लाइफ में एंटर होते हैं तो वो थोड़ा मुश्किल ट्रांजिशन होती है. बिकॉज everyone, whenever you go for a job, whenever you go for an internship, sorry, तब वो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये करते हैं आपके पास एक्सपीरियंस कितना है. I don't have any experience. I was a student before this. But वो जो transition होता है, that's very hard to go by. And but anyways, alhamdulillah, I got a chance. I got internship at a law office, and I was a kid running around here and there, shadowing my seniors, and I didn't know where to go, what to do. But experience ने सब कुछ सिखा दिया. And I started working. I was interning at this place for a few months. And I remember my first internship was 2 hours by train from the place where I was living. And I used to, मेरी daily की travel होती थी 4 hours की. 2 घंटे जाना, 2 घंटे आना. And I used to get drained, absolutely finished by the time I used to get home. I was बिल्कुल knackered completely. And but still, time, अल्लाह का शुक्र है, time बहुत कुछ सिखाता है. And I worked, I got my experience. And yes, alhamdulillah. क्या एग्जैक्टली आपकी डिग्री क्या थी जिसके अंदर जो आपने वहाँ से हासिल की, और किस कॉलेज यूनिवर्सिटी को आपने अटेंड किया? मैंने पहले तो जब मैं गई थी तब आई डिड माई फाउंडेशन इन लॉ एंड ह्यूमैनिटीज़ फ्रॉम इंटू-सिटी यूनिवर्सिटी which is based in central London, and then I did my bachelor's, which was LLB from University of Bedfordshire. That was for 3 years, and then I did my master's, which was LLM in legal practice, and which was a combined course. ये दो अलग-अलग degrees हैं, but I did combined because obviously time and everything, and I was like, yeah, I can do this. So okay. I did that from University of Hertfordshire, and yeah, that's about it. So क्या वैसे लर्निंग कल्चर आपको फ़र्क लगा यूके में और यहाँ पाकिस्तान से? लाइक लेट्स मेक इट और प्लान करते हैं, स्टूडेंट कल्चर कैसा लगा आपको? सर ज़मीन आसमान का फ़र्क है. बिकॉज वहाँ पे किसी की हिम्मत नहीं हो सकती कि वो आपसे कोई अनरीजनेबल हरकत करे. वहाँ पे बड़े डर लगते हैं, वहाँ पे रूल्स रेगुलेशंस बहुत ज़्यादा हैं. और यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट्स, फीमेल स्टूडेंट्स जो हैं, उनके साथ बहुत अच्छा ट्रीटमेंट अक्सर नहीं होता. हम न्यूज़ में भी सुनते हैं सारी चीज़ें. तो वो देयर वाज अ वेल फाउंडेड फियर इन मी फ्रॉम द स्टार्ट अबाउट दैट एज वेल. बट बहुत फ़र्क है. एक्टिविटीज़ इस तरह की हैं, स्टूडेंट यूनियंस इतनी ज़बरदस्त किस्म की हैं वहाँ पे. एंड yeah, like it's very easy to dive into that kind of culture. And student life is amazing there, I would say. जी ना, तो 2020 से आप
प्रैक्टिस कर रही हैं, ठीक है। तो कुछ इस बारे में बताइए, आपकी प्रैक्टिस का क्या एक्सपीरियंस रहा यूके में, और किस किस्म के आपने वहाँ पे केसेस किए? कोई केस ऐसा जो आपको आज भी जो है यू रिमेंबर दैट फॉर पॉजिटिव और नेगेटिव रीजंस? वैसे तो सर देयर प्लेंटी ऑफ केसेस जो मैंने हैंडल किए हैं और जो मेरे लिए बहुत माइलस्टोन केसेस रहे हैं, बट आई थिंक देयर इज़ वन केस दैट विल ऑलवेज रिमेन वेरी क्लोज टू माई हार्ट. It was when I newly joined my current office, and मैंने भी नया उस वक्त काम शुरू किया था इमिग्रेशन बेल वाला. तो मेरा एक क्लाइंट था हरियाणा इंडिया से, and he came on a student visa and he got detained at the airport. Yes. And वो ज़ाहिर है वो they were very stressed out, और वो एग्जाइटी होती है, ज़ाहिर है एक बच्चा है फॉरेन कंट्री में और आके डिटेन हो गया आते ही ना. तो दे कॉल्ड अस एंड वी डिड द नीडफुल एंड व्हाटएवर. उसके बीच में ये हुआ कि उसके इमिग्रेशन के जो मैंने डॉक्यूमेंट्स देखे ना, तो उसमें उसकी डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई थी. एंड द कोइंसिडेंस वाज, दिस वाज अ वेरी मैसिव कोइंसिडेंस फॉर मी एज वेल, कि जिस दिन उसकी मैंने बेल करवाई है उस दिन उसकी बर्थडे थी. Happy coincidence, actually. Yes, absolutely, and it was so close to my heart, and it will always remain very close to my heart, that case. Nice, very nice. So, like इसमें जो आपने मोस्टली केसेस किए हैं, that is visa and immigration. No. So, can we say this is a specialty of yours? Yes, you certainly can say that immigration and visas is my specialty. However, I do family cases as well. Okay. So yes, and जैसे mediation like on the whole तो अभी मैंने start नहीं की उस तरीके से, but एक lawyer, एक वकील जो बनता है ना, वो अच्छी mediation और counseling skills से बनता है. So वो तो hand in hand चलती है, but other than that I do handle family cases as well. ओके. तो क्या मतलब फ़र्क क्या है, किस तरह फैमिली केसेस होते हैं वहाँ पे यूके के अंदर? बिकॉज जो एक जनरल बिलीफ है कि इट्स वेरी मेसी अफेयर. तो सर ये है कि फैमिली केसेस आर ऑलवेज वेरी मेसी. नॉट दैट के पाकिस्तान में कोई ये जन्नती अफेयर होता है, बट स्टिल वहाँ की क्या हालात हैं ये जानना चाह रहा हूँ. वहाँ का अगर हम बात करें ना, प्रोसीजरली इट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड नाउ, बिकॉज जो अभी नए जो रूल्स आए हैं और सारी चीज़ें और जो कोर्ट्स वहाँ पे दे वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. और लेकिन जैसे ऑब्वियसली फैमिली जो डिस्प्यूट्स वगैरह होते हैं उसमें तो मेसी होता ही है, वो तो आप नहीं रोक सकते, वो तो आप इट्स जस्ट इट हैज़ टू बी मेसी, क्योंकि डिवोर्स है तो जाहिर सी बात है. बट द गुड पार्ट इज़ दैट अभी एक नया रूल इंट्रोड्यूस हुआ था विच वाज नो फॉल्ट डिवोर्स. ओके, ठीक है. तो उसमें ये होता है कि जैसे पहले होता था कि डिवोर्स में पार्टीज एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम डालती हैं और वो बोलती हैं भाई इसने मोलेस्टेशन का भी ऑर्डर उसके ऊपर होता है और फलानी चीज़ें और सारा कुछ होता है. लेकिन नो फॉल्ट डिवोर्स में ये होता है कि द पार्टीज basically they have an agreement with each other, mutual consent के साथ they just go forward, do the needful for the procedural steps, and that's them done. But उसमें अब ये होता है कि जैसे financial proceedings होती हैं, child proceedings होती हैं, and there's assets distribution, there's a lot more to be done. तो सिर्फ divorce में सिर्फ एक divorce नहीं होती. divorce के भी कुछ steps होते हैं, डिक्रीज होती हैं, डिक्री एब्सोल्यूट, डिक्री नेसाई. तो वो इट्स बेसिकली आपको कोर्ट जो है ना आपको टाइम फ्रेम दे रहा होता है कि भाई 6 वीक्स का टाइम है, या आपको हम इतना टाइम दे रहे हैं कि यू हैव द लेवरेज टू रिकनसाइल और व्हाट नॉट. बट उसके अलावा भी बहुत सारी और चीज़ें होती हैं, फाइनेंशियल प्रोसीडिंग्स, एसेट डिस्ट्रीब्यूशंस, चाइल्ड प्रोसीडिंग्स, देयर इज़ अ लॉट मोर टू इट. तो वहाँ पर आपको क्या लगा इन केसेस के साथ डील करके कि जो वहाँ ख़ास तौर पे ख़वातीन हैं, वो इन सारे क़ानूनी मामलात से आगाह होते हैं? बिकॉज़ यहाँ तो शायद कुछ सूरत हाल मुख्तलिफ है. जो ज़्यादातर जो हमें रिसर्च बताती है या ज़्यादातर जो हमें
सर्वेज बताते हैं वो, या जो लोग काम कर रहे हैं इस सेक्टर के अंदर, वो बताते हैं कि ज़्यादातर ख़वातीन को इस बारे में आगाही नहीं होती है। वहाँ क्या सिचुएशन है? क्योंकि आपने बताया कि एक चीज़ नहीं होती है वहाँ पर डिवोर्स, मल्टीपल अफेयर्स हैं ये, तो वहाँ आगाही की क्या सिचुएशन है ख़ासतौर पर ख़वातीन में? सर वहाँ पे एवरीथिंग आउट इन द ओपन। ऐसा नहीं है कि कोई पढ़ा लिखा नहीं है तो उसको नहीं नॉलेज होगी। सब इंटरनेट पे gov.uk की वेबसाइट पे जाके सबको सब इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। बट द सोलिसिटर्स वर्क इज़ टू गेट इनटू जो इन डेप्थ अफेयर्स होते हैं ना मैटर्स के, उनमें हम जाके उनको हम गाइड करते हैं। ऑब्वियसली सोलिसिटर का काम तो हमने इतनी सालों की पढ़ाइयाँ की होती हैं, किसी रीज़न की वजह से की होती हैं, बट व्हेन इट कम्स टू वुमेन राइट्स एंड वुमेन अवेयरनेस, आई थिंक इट्स फैंटास्टिक देयर। मतलब हाँ, मतलब और उनके राइट्स भी बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। एंड इफ़ देर इज़, अब जैसे हमारे पाकिस्तान में यूजुअली इस तरह के केसेस होते हैं, पाकिस्तान में, इंडिया में, ये हमारे जो साउथ एशियन सेक्टर है, इसमें ये होता है कि शादी करके लेके जाते हैं बाहर और वहाँ पे जाके अबैंडनमेंट हो जाती है। अभी मैंने एक केस में रिसर्च की थी, अभी एक नई रूलिंग आई है, उसका नाम है ट्रांजिशनल अबैंडनमेंट, विच मीन्स कि वहाँ पे जाके यूके, अब यहाँ से शादी करके लेके जाते हैं सीधी सादी लड़कियों को या लड़कों को, और वहाँ पे जाके अबैंडन कर देते हैं कि भाई अब तुम वापस जाओ अपने घर, ठीक है। उस केस में क्लाइंट ने क्या करना है कि दे शुड इमीडिएटली कॉन्टैक्ट द सोलिसिटर्स, वी प्रोवाइड दो सर्विसेज एज वेल। जैसे ही आपको अबैंडन किया जाए फॉरेन कंट्री में, यू हैव टू कॉल योर सोलिसिटर, ठीक है। और योर भी नहीं, कोई नया भी सोलिसिटर हो, जैसे अब हम हैं, हमारी ऑडियंस के लिए हम बिल्कुल ओपन है, हम वी प्रोवाइड दीज सर्विसेज। तो अब ये जो, जैसे मैंने आपको बताया ट्रांजिशनल अबैंडनमेंट, इसमें दोनों एस्पेक्ट्स आ जाते हैं, फैमिली भी, इमिग्रेशन भी। बिकॉज जब एक मेजॉरिटी टाइम्स हमने देखा है खातून को अबैंडन किया जाता है, तो अब कोई खातून है जो वेल अवेयर नहीं है इतनी, वो नई पाकिस्तान से गई है, शी इज़ नॉट अवेयर ऑफ द लॉज इन प्लेस इन द यूके, तो वो बेचारी सड़क पे आ जाती हैं और उनको पता ही नहीं होता मैंने क्या करना है। उनके ऊपर अब्यूज़ भी हो रहा होता है, उनके ऊपर मार पिटाइयाँ भी हो रही होती हैं, ससुराल में भी मसले हो रहे होते हैं। कोई केस स्टडी आप, मतलब ऐसा कोई केस आपने खुद भी किया? बिल्कुल हैं, बिल्कुल हैं। दैट रिमाइंड्स मी ऑफ वन ऑफ द केस। एक खातून थी, उनका मैं नाम नहीं लूँगी क्योंकि ऑब्वियसली सिक्योरिटी पर्पसेस, यस, बट उनकी दो डॉटर्स थी, बहुत छोटी छोटी, एंड शी पहले तो उनकी जो हैं वो नंद उनके साथ आई, उनको अकम्पनी किया उन्होंने, एंड शी वाज लाइक नहीं, मेरी भाभी के साथ बहुत नाइंसाफ़ी कर रहे हैं मेरे भाई, और वो उनको वापस भेज रहे हैं और उनके साथ अब्यूज़ करते हैं, एंड ही डजंट वांट हर लिविंग इन द सेम हाउस होल्ड। तो खैर, आई वांट टू हेल्प हर आउट, प्लीज़ नोट डाउन माई ईमेल एड्रेस एंड एवरीथिंग। अब एज अ लॉयर यू सी एवरीथिंग एज अ होल। मैं उस टाइम पे आई वॉज असिस्टिंग माई सीनियर उस केस में ना, तो मैंने अपने सीनियर से ना बाद में बोला कि सर मुझे थोड़ा सा ना कुछ क्लिक हो रहा है कि दिस इज़ नॉट हाउ इट लुक्स। बाद में क्या हुआ सर कि कुछ वीक्स के बाद दैट लेडी कॉल्स सॉबिंग ऑन द फोन, शी वॉज क्राइंग एंड शी वॉज लाइक, नेहा मुझे मेरे सारे इन लॉज ने अबैंडन कर दिया, आई हैव नो वेयर टू गो, आई हैव नो क्लोथ्स विद मी, आई हैव नो वेयर टू लिव, आई हैव नो मनी टू ईट फूड, I have 2 daughters, I don't know what to do. And sir, ज़ाहिर उस टाइम my career was very like start था, तो मैं I started crying with her. And I was like, don't worry about it, I will sort this out for you. And sir, immediately हमने उनका immigration का process start किया, and we, mashallah, we got her immigration application done. She got a visa for both of her daughters and herself, and हमने domestic violence पे उनके लिए किया था. And she got everything done, mashallah. She's living in the UK now, in London. Her daughters are studying as well. Wow, that's really good. I mean, एक क्रॉस सेक्टर जिसको हम कहते हैं, वही बात हो गई कि while working in the immigration field, you're also dealing with the gender-based violence thing. That's really amazing. Absolutely. So आपने जो अर्लियर शेयर किया था इसके अंदर बात करते हुए कि जो लोग इसमें फंस जाते हैं कभी, राइट, लीगल इश्यूज के अंदर इमिग्रेशन के बाद,
तो उसमें से कुछ ऐसे भी होते होंगे जो जिनकी इतनी पसली नहीं होती, उनकी जेब इतनी भारी नहीं होती, इतनी रकम नहीं होती उनके पास इतना ही होता है कि जो वो लगा कर और पहुंच जाते हैं बस वहाँ पे, और पकड़े गए या कोई किसी लॉ की वायलेशन हो गई, आए ठीक थे लेकिन किसी लॉ की वायलेशन हो गई एंड दे आर अरेस्टेड एंड व्हाट नॉट, बट दे हैव नो मनी to go about take legal help. For that purpose, is there a system in place there, and whether or not there is, do you take such cases which pro bono cases कहलाते हैं, वो आप वहाँ पे प्रो बोनो केसेस करते हैं ऐसे लोगों की हेल्प आउट करने? एब्सोल्युटली. एंड हमारा एक माइंडसेट था व्हेन वी स्टार्टेड डूइंग लीगल सपोर्ट प्रोजेक्ट. हमारा ये था कि एवरीबडी इज़ वेलकम, नो कन्फाइनमेंट टूवर्ड्स एथनिसिटी, रिलीजन, country, nothing. Everyone's welcome. Financial status is one factor. सिर्फ एक है कि अगर वो destitute हैं and they have no recourse to public or private funds, they come to us and then we help them out with all of the legal proceedings. No cost. No cost from the client. Okay, that's interesting. Yes. So, how do you assess that? Okay, this person is a destitute or is broke or whatever, so he can't pay. So we need to take this case on those basis. One. Two, what is your caseload that you allow yourself कि okay हमारे पास से 5 केस आएंगे, we'll take, but we won't take 6 because हमारा उतना strength भी नहीं है. हम लोग किस तरह एनालाइज करते हैं केस को, पहले तो इस पे बात करते हैं. सर हाँ, मेरे पास बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो 20-20 साल से लोग इलीगली रह रहे हैं यूके में. अनलॉफुली दे आर लिविंग इन द यूके विद नो स्टेटस, नो परमिशन टू वर्क, नथिंग. 20 years. 2 decades. Yes. So I have a client, she's from Africa, ठीक है, और she has been living in the UK for 21 years illegally. With no status, no recourse to public funds, private funds, no permission to work, nothing. And she's not even married. She has a daughter, but she doesn't support her. And she has absolutely no support, basically. ठीक है? She's in her early 60s. I got her case 2 years ago. And अब मतलब हम लोग वी आर गोइंग अबाउट इट, क्योंकि ये इन केसेस में ना इतना जल्दी आउटकम्स आते नहीं हैं, तो वी स्टिल गोइंग अबाउट इट. बट जैसे आपने एनालिसिस का मुझे बोला कि एनालाइज हम कैसे करते हैं कि ये डेस्टिट्यूट हैं भी या नहीं है, हम लोग इस तरह करते हैं कि सर देखें, एक बंदा 20 साल से इधर रह रहा है बगैर काम की परमिशन के, बगैर कोई पब्लिक फंड्स के, उसके पास पैसा कहाँ से आएगा? दे डोंट हैव एनी रिसोर्सेज. एंड उसके बाद ऑब्वियसली प्रोसीजरल भी रास्ते होते हैं हमारे कि हम लोग के इनकम एक्सपेंडिचर फॉर्म्स होते हैं, उनको हम फिल करवाते हैं, उनके बैंक स्टेटमेंट्स मंगवाते हैं इफ़ दे डू हैव एनी बैंक अकाउंट्स. वैसे तो जो डेस्टिट्यूट लोग होते हैं उनके बैंक अकाउंट खुलते ही नहीं है, क्योंकि बैंक अकाउंट खोलने के लिए भी आपको डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होती है जो इन क्लाइंट के पास नहीं होती. ये सोफ़ा सर्फिंग कर रहे होते हैं, इनके पास घर नहीं होते हैं, इनके पास डॉक्यूमेंट्स रखने की कोई जगह नहीं होती, डॉक्यूमेंट्स खो जाते हैं. दे डोंट सम ऑफ देम दे डोंट इवन हैव अ पासपोर्ट. इमेजिन, मतलब उनकी सारी आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स, उनकी सारी ज़िंदगी की डॉक्यूमेंट्स दे डोंट हैव एनी बिकॉज ऑफ सोफ़ा सर्फिंग. तो उसमें हम लोग एनालाइज कर लेते हैं कि हाँ ये जेन्युइनली डेस्टिट्यूट है एंड वी नीड टू हेल्प दिस क्लाइंट. केस लोड के हवाले से मेरा क्वेश्चन था कि लाइक हाउ मेनी सच केसेस ऑफ डेस्टिट्यूट पीपल आप ले सकते हैं या लेते हैं इन प्रैक्टिस, मंथ में, ईयर में, व्हाटएवर? मेरी एज सच इंडिविजुअली आई हैव नो स्पेसिफिक अमाउंट. मैं तो मेरी जब चैरिटी से भी कॉरेस्पॉन्डेंस होती है या कुछ भी होता है, दे आस्क मी द सेम थिंग कि हाउ मच कैपेसिटी डू यू हैव. आई हैव नो बार टू इट. आई एम लाइक ब्रिंग इट ऑन, इट्स ओके. आप 15 केसेस ला रहे हैं, 20 केसेस ला रहे हैं, 10 केसेस ला रहे हैं, ऑलवेज वेलकम, ब्रिंग इट ऑन, इट्स ओके. एंड मेरा अभी इंशाल्लाह इन द नियर फ्यूचर आई एम गोना ऐड ऑन मोर पीपल टू माई टीम. एंड ऑब्वियसली जूनियर्स होते हैं, पैरालीगल्स होते हैं, यू कैन वर्क विद देम, दे आर ऑब्वियसली योर कोलीग्स एज वेल, बट एक हेल्प हो जाती है थोड़ी सी.
तो अभी फ़िलहाल एज एन इंडिविजुअल इफ़ आई एम हैंडलिंग दीज केसेस आई टेक अप एज मैनी एज आई कैन, which is 15, 20, 10, as many. Something like a law clinic, legal clinic, Yes, right? yes. That's great. That's really amazing. अच्छा, इसमें अभी आपने एक बात कही कि चैरिटीज़ जिनके साथ आपका कोऑर्डिनेशन रहता है, तो इसके पीछे क्या मतलब are you networking there? You are in coordination with charities in the UK जो मतलब आपको इस तरह केसेस रेफर करते हैं, आपके साथ कांटेक्ट में रहते हैं? So is that the case? yes. So when you're doing something good, you want the word to be out there and people to know कि ये ऐसा हो रहा है और हमारे पास इस तरह की रिसोर्स है. तो हम क्या करते हैं कि हम लोग sometimes we would approach the charities and sometimes majority times they approach us because हमारी वेबसाइट पे और सारी चीज़ों पे mentioned हैं ये चीज़ें कि हम लोग लीगल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं. एंड यस मतलब उनको आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है एंड मैं पर्सनली उनके साथ मीटिंग्स करती हूँ एंड आई पर्सनली एक्सप्लेन एवरीथिंग टू देम कि हाउ डू वी गो अबाउट दीज केसेस, हाउ इज़ आवर फाइल ओपनिंग procedure done, everything, and how will we be in contact with our clients. मैं personally अपने सारे clients को मेरा उनके साथ एक personal contact रहता है. It's not like कि मैं किसी paralegal के हाथ में मैंने दे दिया या मैंने assistant के हाथ में दे दिया. It's always मैं अपना contact अपने clients के साथ एक personal level पे रखती हूँ जिसकी वजह से they have this sense of security कि you know हमारी lawyer हम एक message करेंगे and she's there. Exactly. This brings me to another aspect of the things, of the work you do there. These are so many things that you are telling me, and honestly, I'm overwhelmed just by knowing this. It's just so much that you are doing, and I don't know how many people know about this. But you are very young, mashallah. So, bravo. But do tell me one thing. इसमें जो आप इमिग्रेशन का भी कर रहे हैं और दूसरी चीज़ें भी कर रहे हैं, can you like 1, 2, 3 tell our viewers the services that you are actually, providing? So, when it comes to family, we provide services related to divorce. We provide services related to non-molestation orders, and we provide services related to child orders. और obviously child का welfare सबसे ज़्यादा देखा जाता है family cases में, उससे related हम matters को deal करते हैं, ठीक है. और asset distribution वगैरह के जो procedural matters होते हैं obviously जो solicitors करते हैं वो सारी services हम provide करते हैं. Now when we come to immigration, I personally do provide services with visit visas. Visit visa की applications हम करते हैं, ठीक है. उनको जितनी गाइडेंस हम लोग को देनी होती है, डॉक्यूमेंट्स का बताना होता है कि भाई ये डॉक्यूमेंट्स हमें आपके चाहिए, वो सारी चीज़ें हम सारी गाइडेंस उनको देते हैं, उनकी अपॉइंटमेंट बुकिंग से लेके हर चीज़. एंड जो बायोमेट्रिक्स के अपॉइंटमेंट्स होते हैं बिफोर द विजिट वीज़ा इज़ डन. उसके अलावा स्पाउस वीज़ा हम अप्लाई करते हैं. मुझे याद है मेरे एक क्लाइंट थे, उनकी शादी हो गई थी एंड आई थिंक फॉर अ फ्यू मंथ्स ही कुडंट कॉल हिज वाइफ एंड बिकॉज उनके साथ फ्रॉड हो गया था एंड द प्रीवियस लॉयर दैट ही अप्रोच्ड did not do the work and he approached us and he used to nag me 10-15 times a day calling me, Neha please do something, please I need to call my wife. And like even my colleagues they knew कि भाई ये तुम्हारा client है, तुमने जो है ना मतलब इसने दोबारा कॉल कर दी है. and everybody knew that client of mine and उनका अल्हम्दुलिल्लाह हो गया सारा कुछ, मेरे हाथों से ही हुआ. उनकी वाइफ जब आई, दे विजिटेड द ऑफिस टुगेदर, दे ब्रॉट अ केक फॉर मी एंड या इट वाज अ वेरी बिग माइलस्टोन एज वेल, माइलस्टोन केस. बट उसके अलावा ये स्पाउस वीज़ा की एप्लीकेशन, फिर स्टूडेंट वीज़ा की एप्लीकेशन. सर अब स्टूडेंट वीज़ाज़ में क्या होता है कि कंसल्टेंट्स होते हैं यहाँ पे ना, हर छोटी छोटी जगह पे है कंसल्टेंट्स के ऑफिस उन्होंने खोल के रखे हैं एंड अंधाधुन वो स्टूडेंट्स को मिसगाइड कर रहे हैं, ठीक है. बहुत सारे ऐसे होते हैं जो दे टेक सच अ हाई फीस
मैं ये नहीं बोलूँगी सारे ऐसे हैं, बहुत अच्छे भी हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो फ़ीस वगैरह बहुत हाई ले लेते हैं, लेकिन स्टूडेंट का एंड में वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। ज़ाहिर है इट्स वेरी डेविस्टेटिंग फॉर अ यंग पर्सन टू गो थ्रू समथिंग लाइक दैट। तो हम उनको ये सजेस्ट करते हैं कि यू गो अबाउट दोज प्रोसीजर्स थ्रू एन इमिग्रेशन लॉयर हु इज़ वर्किंग इन द UK, because they know better how to navigate around these immigration rules, how to navigate around the documentation, everything. हम admissions नहीं करवाते क्योंकि admissions ज़ाहिर है वो consultants ही करते हैं, लेकिन जो immigration aspect है, visa aspect, that I would recommend कि वो हमसे या कोई भी immigration lawyers हों in the UK उनसे करवाएं, तो that's better. Right. Yeah. So basically what you are advising is whoever wants to go to UK for studies or whatnot, कंसल्टेंट से सिर्फ वो अपना जो प्लेसमेंट है इन द यूनिवर्सिटी या कॉलेज या स्कूल जो भी वहाँ तक उससे वो काम ले जी। आगे की जो जिम्मेदारी है वो उसको न दे जी। वो एक्चुअली जो स्पेशलिस्ट है, स्पेशलाइज किया हुआ लाइक यू योरसेल्फ इमिग्रेशन लॉयर है, वो फिर उनको अप्रोच करें। तो वो अप्रोच कहाँ से करें, कैसे करें? सो मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आई थिंक मेंशन्ड होंगी स्क्रीन पे इस वक्त, और वो उसके थ्रू कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे मुझे वो कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड इस चीज़ में मैं एक और भी चीज़ ऐड करूँगी कि सिर्फ स्टूडेंट वीज़ाज़ में ये स्कैमिंग नहीं हो रही, ये स्कैमिंग विज़िट वीज़ाज़ में भी होती है। मेरी एक क्लाइंट थी, उनका विज़िट वीज़ा रिजेक्ट हुआ था एंड उनके ऊपर 10 years की बार लग गई थी because of one fraudulent document that she submitted, not even her consultant submitted, और वो क्योंकि डिसेप्शन में आ गया था, वो होम ऑफिस ने क्लेम किया था कि आपने हमसे झूठ बोला है, और उसके चक्कर में वो एक थी होटल रिजर्वेशन जो उन्होंने फ्रॉड्यूलेंट ऐसी वो booking.com से लेके सबमिट करा देते हैं, तो वो उन्होंने किया था उनके साथ, और उसकी वजह से वो लेडी बेचारी ओल्ड लेडी हैं और उनके ऊपर 10 years का बैन लग गया था। होम ऑफिस ने उनके ऊपर बैन लगा दिया था कि अगले 10 years तक आप वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकती। वीज़ा नहीं अप्लाई होगा तो जाएंगी कैसे? ठीक है, तो ये वाली स्कैमिंग सिर्फ स्टूडेंट वीज़ा में नहीं, ये विजिट वीज़ा में भी हो रही है, और दे चार्ज सच हेफ्टी अमाउंट्स ऑफ मनी फ्रॉम द क्लाइंट्स, लेकिन उनको आउटकम ही नहीं मिलता। और हमारी बहुत रीजनेबल अमाउंट हम लोग चार्ज करते हैं, लेकिन वी गिव द probable outcome that the client wants from us. Service. Yes, absolutely. Circumstantial. Yes. और उसके अलावा हम बिजनेस इमिग्रेशन वगैरह भी करते हैं, उसमें स्पॉन्सर लाइसेंसेस आ जाते हैं, स्किल्ड वर्कर वीज़ाज आ जाते हैं, और कंपनी सेटअप करने का भी जो प्रोसीजर्स होते हैं हम वो सब भी करते हैं। ठीक। So tell me, हम इस तो बिल्कुल आपका फेसबुक, व्हाट्सएप, लिंक्डइन और ईमेल आईडी अपनी स्क्रीन के ऊपर दिखा रहे हैं। So whoever wants to reach out to you regarding their plights, their cases, they can. Yourself, where do you see yourself, in the future? Say next 5-10 years. I have big plans. Abhi to I'm gonna become, in a few months inshallah, in a couple of months I will become a solicitor. But उसके बाद इंशाल्लाह I'm going to do my bar procedures and I'm going to become a barrister as well, hopefully. And उसके अलावा human rights activism तो करनी ही करनी है, वो सब तो चल ही रहा है hand in hand. And hopefully down the line have my own practice, have everything on my own, and yeah, that's my plan. Great. Inshallah. So thank you, Neha. Thank you so very much for being here and sharing these insights with us, immigration के हवाले से, वीज़ा प्रोसेसेस के हवाले से। So I hope नाज़रीन आपको हमारा ये पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा। तो मज़ीद ऐसे मालूमात के लिए, ऐसे प्रोग्राम्स के लिए हमारे साथ बने रहिए। इसको लाइक कीजिए, आगे दूसरे लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि दूसरों का भी मज़ीद भला हो सके।